हेलो एंड वेलकम। अपने लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 में जेरंड की चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम फिनिश भी करेंगे। जेरंड के कुछ 2-3 रूल्स बच गए थे, उनको आज इस लेसन में अपन डिस्कस करेंगे। एक एक्सप्रेशन आता है इंग्लिश में, कैनॉट हेल्प, मदद नहीं कर सकता, और दूसरा आता है कुड नॉट हेल्प, मदद नहीं कर सका। ये जो मैंने अर्थ बताए हिंदी में, ये इनके तब होते हैं जब इनके बाद कोई नाउन हो। जैसे आई कैनॉट हेल्प राम, मैं राम की मदद नहीं कर सकता। आई कुड नॉट हेल्प जॉन, मैं जॉन की मदद नहीं कर सका। इनके बाद अगर नाउन है तभी इनका अर्थ ये है, मदद कर सकता या मदद कर सका, कर नहीं सका। लेकिन अगर इनके बाद जेरंड है, वही आईएनजी वाली फॉर्म है, तो इनके अर्थ ये नहीं होते। फिर इनका अर्थ होता है, देखिए, आई कैनॉट हेल्प। अगर इसके बाद जेरंड है तो इसका अर्थ है किसी कार्य को किए बगैर, किए बिना नहीं रह सकता। जैसे मैं वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकता, तो के बगैर नहीं रह सकता, के बगैर रह सकता हूँ, तो ये उस अर्थ में। इसी तरह से आप देखिए कुड नॉट हेल्प, अगर इसके बाद नाउन है तो इसका मतलब है मैं एक्स वाई जेड जो भी नाउन है उसकी मदद नहीं कर सका। लेकिन अगर इसके बाद भी जेरंड है तो इसका मतलब है उस कार्य को किए बगैर नहीं रह सका, किए बिना नहीं रह सका। अब इसे सारे यूजेस देखते हैं। आई कैनॉट हेल्प राम, कैनॉट हेल्प के बाद राम नाउन आया, मैं राम की मदद नहीं कर सकता। आई कुड नॉट हेल्प जॉन, मैं जॉन की मदद नहीं कर सका। अब देखिए आई कैनॉट हेल्प, अब मैं इसके बाद जेरंड लगा रहा हूँ। जेरंड मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। आई कैनॉट हेल्प रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, आई कैनॉट हेल्प रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अर्थात मैं सुबह समाचार पत्र, अखबार पढ़े बगैर नहीं रह सकता। वह वहाँ जाए बगैर नहीं रह सका। He couldn't help, या he could not help going there. I could not help doing this work. मैं इस कार्य को किए बगैर नहीं रह सका। ऐसे कुछ लोग दूसरों की आलोचना किए बगैर नहीं रह सकते, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो some people cannot help criticizing others, cannot help backbiting others, right? कुछ लोग किसी को बुरी सलाह दिए बगैर रह ही नहीं सकते। Some people can't help ill advising others, ill advise में बुरी सलाह, ill advising others। तो ये दो यूजेस थे, cannot help और could not help के। जब इनके पास जेरंड आती है तो इनके अर्थ क्या होते हैं, जब इनके पास नाउन आता है तो इनके अर्थ क्या होते हैं। अब ऐसे ही एक और एक्सप्रेशन है जिसके बाद जेरंड ही आती है। ये 2-3 तरह के सीक्वेंस है, देखिए कैसे। पहला है देयर इज नो पॉइंट, ये फिक्स है, देयर इज नो पॉइंट, कोई तुक नहीं है, इसका अर्थ ये है। देयर वॉज नो पॉइंट, कोई तुक नहीं था। देयर इज नो एडवांटेज, कोई लाभ नहीं है। देयर वॉज नो एडवांटेज, कोई लाभ नहीं था। देयर इज नो यूज, कोई उपयोग नहीं है। देयर वॉज नो यूज, कोई उपयोग नहीं था। इन सब के बाद आने वाला अगर जो भी आएगा जेरंड आएगी, इन सब के पास जेरंड ही आएगी, जो भी वर्ब आएगी जेरंड आएगी। लेट अस टेक वन बाय वन। जैसे अपन लेते हैं देयर इज नो पॉइंट, अब जेरंड लगा रहा हूँ मैं, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस इश्यू, इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज एडवाइजिंग राम, राम को सलाह देने का कोई लाभ नहीं है, राम को सलाह देने का कोई लाभ नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो एडवांटेज, देयर इज नो यूज, ये लेते हैं। देयर इज नो यूज रिपीटिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को बार बार दोहराने का कोई उपयोग नहीं है। अपन क्या कहें, इस बात को बार बार कहने का क्या फ़ायदा,
क्या फ़ायदा, एडवांटेज की बात करें, देयर इज़ नो एडवांटेज रिपीटिंग इट, देयर इज़ नो एडवांटेज डूइंग इट, करने का कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो एडवांटेज स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, बार बार बोलने का कोई लाभ नहीं है। तो इसके ये यूजेस हैं। एक और एक्सप्रेशन है जिसके बाद भी जेरेंड आती है, जैसे व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट। इनके बाद में अगर जेरेंड है, जैसे हाउ अबाउट राम, हाउ अबाउट हरी, व्हाट अबाउट राम, वो नाउन हो गया। लेकिन अगर इन सब के पास जेरेंड आती है तो इसका अर्थ होता है क्या ख्याल है, क्या विचार है, कैसा रहेगा। जैसे व्हाट अबाउट डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट एंजॉइंग अ हॉलीडे टुडे, हाउ अबाउट एंजॉइंग अ हॉलीडे टुडे, आज हॉलीडे एंजॉय करने के बारे में क्या विचार है, कैसा रहेगा, ये भावार्थ भी होता है। क्या विचार है, क्या ख्याल है, कैसा रहेगा, ये सब व्हाट अबाउट हाउ अबाउट पर कवर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आना क्या चाहिए, जेरेंड। हाउ अबाउट डिस्कसिंग जेरेंड, जेरेंड के बारे में चर्चा करने, जेरेंड के बारे में चर्चा करने के बारे में क्या ख्याल है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक और एक्सप्रेशन है जिसके बाद भी जेरेंड आती है, वुड यू माइंड। ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है इंग्लिश का। क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे, या करेंगे, इस तरह का भाव होता है इसमें। मोस्टली इसमें नेगेटिव भाव ज़्यादा शामिल होता है। वुड यू माइंड, अब मैं इसके बाद में क्या लगाऊंगा, जेरेंड ही लगाऊंगा। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की खोलने पर कोई आपत्ति तो नहीं है। वुड यू माइंड डूइंग माई वर्क, क्या आपको मेरा काम करने पर कोई आपत्ति तो नहीं है। वुड यू माइंड सिटिंग हियर, वुड यू माइंड डूइंग समथिंग एल्स, ये सारे कि आप वुड यू माइंड डूइंग समथिंग एल्स, और कुछ करने के बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार है। तो ये सभी एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके बाद में जेरेंड ही आती है, और ये हमें रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में बहुत मदद करते हैं। आज इस लेसन में हमने एक और अंतिम बिंदु में आपको बताऊं जेरेंड का चलते चलते, कि अगर आपके सेंटेंसेस में दो वर्ब हैं तो याद रखिए दूसरी वर्ब के बाद अगर टू इन्फिनिटिव नहीं है तो वो दूसरी वर्ब भी जेरेंड ही होगी। हाउ, देखिए, ही हैज स्टॉप्ड टू राइट, इन्फिनिटिव लगाया मैंने, ही हैज स्टॉप्ड टू राइट, उसने लिखना बंद कर दिया है। अब मैं अगर टू इन्फिनिटिव हटा देता हूं तो ये मैं कैसे कहूँगा इसको, फिर जेरेंड लगानी पड़ेगी, ही हैज स्टॉप्ड राइटिंग। तो अगर एग्जामिनेशन में आपके फिल इन द ब्लैंक में इस तरह से आए, ही हैज स्टॉप्ड, फिर विद इन ब्रैकेट या ऑप्शन लिखे क्या क्या वर्ब आएगी, ही हैज स्टॉप्ड रिटन, ही हैज स्टॉप्ड राइटिंग, ही हैज स्टॉप्ड रोट, ये कई मल्टीपल ऑप्शन देते हैं। तो अगर सीधी सी वर्ब है और उसके तुरंत बाद एक और वर्ब आ रही है, टू इन्फिनिटिव नहीं है, तो फिर वो दूसरी वर्ब जेरेंड ही होती है। मेक इट प्रिसाइसली क्लियर, बहुत स्पष्ट बात है ये। जैसे आई हैव स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, मैंने टू लगा दिया मैंने। अब अगर मैं टू इन्फिनिटिव हटाता हूँ, टू इन्फिनिटिव रिमूव करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया है। ही हैज स्टॉप्ड राइटिंग, उसने लिखना बंद कर दिया है। ही हैज स्टॉप्ड डिलीवरिंग स्पीचेस, उसने भाषण देने बंद कर दिए हैं। ही हैज स्टॉप्ड फेसिंग द मीडिया, उसने मीडिया का सामना करना बंद कर दिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके बाद भी जब दो वर्ब हो तो सेकंड वर्ब, टू इन्फिनिटिव नहीं हो फर्स्ट वर्ब के बाद, तो हमेशा उसके बाद जेरेंड ही लगता है। टू इन्फिनिटिव है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट हम और अदर यूजेस की चर्चा करेंगे। हैज और हैव के अदर यूजेस क्या होते हैं, विल बी शैल बी के अदर यूजेस क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।